नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, आज भी हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और 50 डेज में 500 क्वेश्चन आपके लिए जो बिल्कुल से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या आपको स्टडी में हेल्प हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा आपके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही ये 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे वैसे ही हम आपके लिए एक पीडीएफ के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन आपको जुलाई के लास्ट तक पूरा दे देंगे। चलिए चलते हैं आज की लेक्चर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड गेटिंग फेयर प्राइस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो आप तो इतने ही सही समझें। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत ही फेमस स्कीम है, ठीक है, फॉर फार्मर फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस, उनके प्रोडक्ट हो। तो ये कौन सी स्कीम है, कौन सी योजना है? ई नेम है या पीएम किसान है, एपीएमसी है या ई मंडी है या एफपीओ है? तो बताइए आप सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा ई नेम। ई नेम एक पोर्टल है जिस पर फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जो उन्होंने उत्पादन किया है उसको बेच सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। चलते हैं जानते हैं ई नेम के बारे में। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-NAM was launched by the Prime Minister of India on 14th April 2016। ये कब लॉन्च हुई थी? 14th अप्रैल 2016 को। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agriculture commodities। एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करता है किसके लिए? एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। ये पूरे इंडिया में पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ट्रेड कर सकता है फार्मर, ठीक है। आगे चलते हैं। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इज द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई-नेम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम लीडिंग एजेंसी है। कौन इम्प्लीमेंट करता है? ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एजेंसी इम्प्लीमेंट करती है ई-नेम को, तो कौन सी है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम लीड एजेंसी है किसके लिए? ई-नेम के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन फेज 1 585 मंडीज कनेक्टेड विथ ई-नेम। फेज 1 में कितनी? 585 मंडी कनेक्टेड हुई थी किससे? ई-नेम पोर्टल पे। लेकिन फेज 2 में 415 और मंडी एक्स्ट 415 मंडी विथ और ऐड हो गई हैं। तो इन फेज सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एडिशनल 415 मंडीज विथ ई-नेम टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ मंडीज टू 1000 अक्रॉस 18 स्टेट एंड 3 UTs, thus bringing more market access to farmer to sell their agriculture produce। अब कितनी मंडी ई-नेम पोर्टल पे है? 1000 मंडी। कहाँ पे? 18 स्टेट और 3 UTs यूनियन टेरिटरी को कहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली हुआ, अंडमान एंड निकोबार हुआ, ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कितनी कमोडिटी और कौन कौन सी कैटेगरी की कमोडिटी बेच सकते हैं। फूड ग्रेन 26 फूड ग्रेन जो है वो सेल कर सकते हैं ई-नेम पर। 14 ऑयल सीड है, क्रॉप्स है, 39 फ्रूट्स क्रॉप है एंड 57 वेजिटेबल क्रॉप, 16 स्पाइसेस एंड 41 मिसलिनियस क्रॉप्स है। और टोटल मिला के 193 जो है अभी तक ई-नेम पर हम ट्रेड कर सकते हैं। कितनी? 193। एक्चुअली मैं फूड ग्रेन्स और सीरियल्स भी इसमें डाल देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है इस वजह से। बाकी आपको नोट्स में मैं पूरा दे दूँगा
कि कौन कौन से सीरियल्स, कौन कौन सी ऑयल सीड, कौन कौन से फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस और मिसली, कौन कौन सी क्रॉप, 193 कौन कौन सी क्रॉप्स कवर होती हैं ई नेम में। चलिए आगे चलते हैं। ई नेम मंडीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात में। ठीक है, समथिंग 144 मंडी जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा मंडी है ई नेम की, और बाकी आपके नोट्स में हम कितनी है वो सब कवर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप फैसिलिटेट फार्मर्स, एफपीओज एंड ट्रेडर्स अक्रॉस इंडिया टू सर्च एंड कॉन्टैक्ट द ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। किसान रथ क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि सर्च कर सके, किसे? ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को, किसके लिए? अपने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। किसके लिए फैसिलिटेट करता है? फार्मर्स के लिए, एफपीओ के लिए और ट्रेडर्स के लिए। ये पूरे इंडिया में ये फैसिलिटी देता है कौन? किसान रथ मोबाइल ऐप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ई नेम का एक कॉल सेंटर नंबर है जो टोल फ्री है, जिसका जो नंबर है 1800 270 0224, ये या यूँ कहें 1800 270 0224। ई नेम के हितधारकों के लिए, किसके लिए है? किसानों के लिए है। एफपीओ या व्यापारी सेवा प्रदाता ई नाम संबंधित जानकारी या लॉजिस्टिक्स एवं ट्रांसपोर्ट सुविधा इत्यादि के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसका? हम इस टोल फ्री नंबर का। रीच मोर मार्केट, रियल टाइम इंफॉर्मेशन और ऑन ट्रेड एंड प्राइस, इससे हम ट्रेड प्राइस भी जान सकते हैं। किसान फार्मर प्राइस भी जान सकता है, कौन सी क्रॉप का कितना प्राइस चल रहा है। एक्सटेंडेड एक्सेस टू मार्केट अक्रॉस द स्टेट, एक्सटेंड करता है कितना? एक्सेस टू मार्केट अक्रॉस द स्टेट, पूरे मार्केट में एक्सेस कर सकता है। इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन भी इस पे हम दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा ही मैंने बताया कि 1000 मंडी जो है पूरी रजिस्टर्ड है किस पर? ई नाम पोर्टल पे। 1000 मंडी इंटीग्रेटेड विथ ई नेम। एक 15/5/2020 की रिपोर्ट है। 38 न्यू मंडी इंटीग्रेट ऑन ई नेम प्लेटफॉर्म कब? 15/5/2020 को 38 मंडी न्यू इंटीग्रेट हुई थी ई नेम प्लेटफॉर्म पे। अब टोटल 1000 मंडी है इंटीग्रेट हुई है किसके साथ? ई नेम के साथ। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या राष्ट्रीय कृषि बाजार। चलिए करते हैं कि जानते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका, ई नेम का प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। तो पहले क्या करता है? फार्मर रजिस्ट्रेशन करता है। सबसे पहले क्या होता है? फार्मर रजिस्ट्रेशन और लॉट जनरेट होता है। फिर क्या होता है? असेसिंगमेंट होता है या सैम्पलिंग की जाती है। फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग में बिड लगती है, बोली लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद बेट एंड इनवॉइसिंग की जाती है, बेट किया जाता है क्रॉप कितनी है। फिर उसके बाद जैसे ही और सेल एग्रीमेंट यहीं से हो जाता है, बोली लग गई कि कितने में हमारा प्रोड्यूस बिक गया है। उसके बाद उसका ऑनलाइन पेमेंट आपको आरटीजीएस, नेफ्ट या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या चेक के द्वारा आपके अकाउंट में कर दिया जाता है ऑनलाइन पेमेंट। फिर आप पोस्ट ट्रेड गुड्स रिटर्न या परमिट, गेट एग्जिस्ट या फिर आप उसको उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के बाद आप मतलब आपका फार्मर्स का प्रोड्यूस तो बिक ही गया है तो उसे ले जा सकते हैं। क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 2001 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जिसे एनपीओपी भी कहते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। स्टार्ट कब हुआ था? 2001 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, नन ऑफ दीज। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए आप नहीं बताते तो हम ही बता देते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में कौन आता है? एनपीओपी। यह प्रोग्राम आता है अपेडा के अंदर।
अपेडा किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस सॉइल इन डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर? तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? सिल्ट की ज़्यादा होती है, क्ले या सैंड? सैंड की ज़्यादा, सिल्ट की उससे कम, फिर क्ले, क्ले सिल्ट सैंड, सैंड क्ले सिल्ट, क्ले सैंड सिल्ट। तो सही आंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपने देखा होगा कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कौन सी होती है? क्ले होती है। उसमें वाटर के ज़्यादा होल्ड करेगा या कम करेगा? तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जिसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे आप सैंड देखिए, रेत को देखिए, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो सीधा नीचे चला जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं। और सिल्ट बीच का है तो इसमें थोड़ी होती है, थोड़ी नहीं होती है। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा? आंसर की बात करें तो आंसर होगा क्ले, सिल्ट एंड सैंड। क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिल्ट की होती है और सैंड की सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। आप खुद जान सकते हैं एक लॉजिकल बेस पे कि सैंड क्या होती है? रेत होती है। क्ले क्या है? मिट्टी है। सैंड भी तो एक मिट्टी होती है, लेकिन सैंड में क्या होता है? ज़्यादा कंकड़ होते हैं, इस वजह से पानी सीधा नीचे चला जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Forest land is cleared and cultivated due to cultivation of same crop generally rise on the same cleared forest land year after year and it is practiced in northeastern states। कह रहा है forest land is cleared and cultivated। forest land को ये क्या करते हैं? forest land को clear करते हैं और उसे cultivate करते हैं। due to cultivation of same crop generally rise on the same cleared forest land ईयर आफ्टर ईयर, एक ही लैंड पे राइस सेम क्रॉप हो रहे हैं। एंड इट इज़ प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कह दिया तो आपको हिंट तो मिल ही गया है। तो बताइए क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगा कल्टीवेशन, मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या नन ऑफ दीज? मोनोक्रॉपिंग, राइस ऑन द सेम क्लियर फोर, जनरली क्या? सेम क्रॉप राइस। मोनोक्रॉपिंग हो सकता है लेकिन होगा नहीं। हाँ, फॉरेस्ट लैंड की होगा, टोंगा कल्टीवेशन फॉरेस्ट में होता है लेकिन होगा नहीं। लेकिन करें बात शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तो आपने कह ही दिया है कि नॉर्थ ईस्टर्न में होता है और क्या करता है? फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं, फिर कल्टीवेट करते हैं और लैंड ईयर आफ्टर ईयर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर्ड लैंड पर फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर। तो कौन सा सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे हम कहेंगे। जानते हैं फार्मिंग के टाइप्स के बारे में कुछ टाइप, जैसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है कि जब फार्मर अपने खुद की मतलब हाउस होल्ड के लिए, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनाज को उपजाता है या प्रोडक्शन करता है घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वह उसको मार्केट में सेल नहीं करता है। मतलब खुद के सर्वाइवल के लिए क्रॉप को ग्रो करता है। तो कौन सी फार्मिंग होगी? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसे हम कह सकते हैं। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या करता है? फार्मर खुद की नीड्स को पूरा करता है, खुद की मतलब फैमिलीज की नीड्स के लिए क्रॉप को ग्रो करता है। उसे लोकल या कोई भी सरप्लस को बाजार में नहीं बेचता है। तो क्या कहता है डेफिनेशन? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अकर व्हेन फार्मर ग्रो फूड क्रॉप टू मीट द नीड्स ऑफ द देमसेल्फ एंड देयर फैमिली ऑन स्मॉल होल्डिंग। और ये फार्मर क्या होते हैं? क्या होती है? स्मॉल होल्डिंग होती है, इनकी लैंड क्या होती है? कम होती है। सब्सिस्टेंस फार्मर टारगेट फार्म आउटपुट फॉर सर्वाइवल एंड फॉर मोस्टली लोकल रिक्वायरमेंट्स विथ लिटिल और नो सरप्लस। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट है क्रॉप रोटेशन। जैसे कि क्रॉप रोटेशन आप सब जानते हैं कि हम अपनाते भी हैं। जैसे हमने रबी क्या हुआ, खरीफ में राइस बो दिया, ठीक है, चलो राइस की कटाई हो गई, अब व्हीट बो दिया। रबी में हमने गेहूं लगा दिया, खरीफ में हमने धान लगा दी, रबी में हमने गेहूं लगा दिया। अब गेहूं तो हमारा फरवरी मार्च तक कट जाएगा। अब बचा कौन सा महीना है? अप्रैल मई जून।
तो ऐसी कौन सी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाए जो इस पीरियड के बीच कवर कर जाए। तो हमने मूंग 90 दिन की मूंग अब होती है, तो हमने मूंग को भी लगा दिया। चलो, तो ये हमारा बन गया क्रॉप रोटेशन। हमने क्रॉप को रोटेट कर दिया, पहले राइस लगाया, फिर व्हीट लगाया, फिर मूंग लगा दी। ऐसे ही अगली साल, ये तो पहले हमने खरीफ से स्टार्ट हुआ, फिर से खरीफ से हुआ। या मान लें कि ये क्रॉप रोटेशन 2021 का है, तो 2022 में ही तो यही करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉप रोटेशन। तो बात करें क्रॉप रोटेशन की, तो क्रॉप रोटेशन में आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सीजन on a piece of land in a specific period of time with an object to get maximum profit from minimum investment without impairing the soil fertility. In crop rotation, land is fixed but crop rotated year after year. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइस, व्हीट, मूंग, उड़द, व्हीट, मूंग। तो क्या है, यहाँ पे लैंड तो फिक्स है, लेकिन क्या हो रही है, क्रॉप रोटेट हो रही है, सक्सेशन हो रही है। देखो, क्रॉप इन सक्सेशन ऑन पीस ऑफ लैंड स्पेसिफिक पीरियड, जैसे हमने कहा 1 साल का, जैसे एग्रीकल्चर ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो होता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है और खत्म होता है कब होता है, 31 जून को। तो 1 जुलाई से शुरू हुआ, 31 जून को खत्म हुआ, तो टाइम स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें हम रोटेट कर रहे हैं, राइस लिया, फिर व्हीट ली, फिर मूंग ली, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रॉप रोटेशन। ये लैंड सेम रहेगी लेकिन क्रॉप रोटेट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इसमें एक क्राइटेरिया है, बिना सॉइल फर्टिलिटी को कम किए, मतलब बिना कोई सॉइल फर्टिलिटी को, बिना कोई नुकसान के हम क्रॉप को उगाते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने राइस लगा लिया, राइस अधिक पानी चाहता है, फिर व्हीट लगा लिया, व्हीट भी पानी चाहता है, लेकिन मूंग कम पानी चाहता है। जैसे एक नेक्स्ट है उड़द, व्हीट, मूंग वाला देते हैं। उड़द क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। व्हीट क्या करता है, कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, ये जो उड़द ने नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेशन सॉइल में किया होगा उसको व्हीट यूज कर लेगा। फिर हमने मूंग लगा दी, तो नाइट्रोजन फिक्स होगा। तो इससे क्या होगा कि लैंड रोटेट नहीं होगी लेकिन क्रॉप रोटेट होती रहेगी, जिससे फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी न्यूट्रिएंट यूज होंगे वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसपे क्वेश्चन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन या झूमिंग। तो क्या होता है, फॉरेस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो क्या करती है, लैंड को जला देते हैं या फॉरेस्ट लैंड को जला देते हैं, वो क्लियर करते हैं। फिर तो क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड को जलाएंगे तो जो राख है, न्यूट्रिएंट्स है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब उनको मिट्टी में मिलाएंगे, फिर उस पर कौन सी क्रॉप, राइस को, जनरली राइस को ही ग्रो करते हैं। ईयर आफ्टर 2 से 1 साल, 2 साल, 3 साल राइस ग्रो करेंगे। जैसे ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, यानी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे फॉरेस्ट को जलाएंगे, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, वहाँ पर 3-4 साल, तब फिर से कहीं और। तो ऐसे यहाँ पे लैंड को रोटेट होती है, लेकिन क्रॉप सेम रहती है, और इसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या झूमिंग कहते हैं। फर्स्ट लैंड इज क्लियर एंड कल्टीवेटेड ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, जनरली राइस ऑन द सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट and the crop is shifted to other slashed and burn land। तो एक क्वेश्चन आता है स्लैश एंड बर्न लैंड, तो किसे कहते हैं, तो झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न लैंड कहते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी टाइप की खेती होती है जिससे सॉइल इरोजन को प्रमोशन होता है, सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है, तो वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखते हैं, हियर सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, in this case land is rotated but crop is fixed, therefore it may also be called land rotation, shifting of land, hence called shifting cultivation, also called झूम cultivation। It causes soil erosion, it is practiced in northern state of India, जैसे
चौटनपुर प्लेटियो ऑफ झारखंड एमपी एंड हिली एरिया में से प्रैक्टिस किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे। अगला है टोंगा सिस्टम। एक कॉन्सेप्ट हालांकि बहुत कम है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। अ फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, ए टाइप्स है किसका, एग्रोफॉरेस्ट का फॉर्म है। अ फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच शॉर्ट टर्म क्रॉप आर ग्रो इन द अर्ली ईयर ऑफ द प्लांटेशन ऑफ वुडी पेरेनियल स्पीसीज इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द लैंड, कंट्रोल वीड्स, रिड्यूस एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जनरेट अर्ली इनकम एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द वुडी पेरेनियल स्पीसीज। इसमें कहा है कि खेती तो आप कर सकते हैं लेकिन कहाँ पर, पेड़ों के बीच, जैसे हमने प्लांटेशन लगाई। चलो छोटे छोटे मान लो एक पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब इनके बीच एक गैप है। अभी ये प्लांटेशन है, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, तो सूर्य की किरणें तो आराम से नीचे पहुंचेंगे ही ना। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, टोंगा। और एक कॉन्सेप्ट एले क्रॉपिंग है जिसमें ट्री के बीच में खेती की जाती है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये टोंगा अलग है। तो इसमें क्या करते हैं, अर्ली स्टेज प्लांट की जो अर्ली स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसके बीच में प्लांटेशन के बीच में हम बूढ़ी प्लांटेशन के बीच में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम खेती करें तो ये क्या कहलाया, टोंगा सिस्टम। द टोंगा, टोंग हिल एंड या कल्टीवेशन, हिल कल्टीवेशन इज अ बुर्मीज वर्ड कॉइन्ड इन बर्मा इन 1850। ये क्या है, बुर्मीज वर्ड है जो बर्मा से लिया गया है। The Tonga system was introduced into India by Brandes in 1890 and the first Tonga plantation were raised in 1896 in North Bengal. It is practiced in the state of Kerala, West Bengal and Uttar Pradesh and to a lesser extent in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Karnataka and the northeastern hill region. In southern India, the system is called Kumri. It is practiced in area with an assured annual rainfall of over 1200 to 1500 mm. इसमें एक कंडीशन लगी है, कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर 1200 से 1500 mm वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, वहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है। किसे, टोंगा सिस्टम को। एक इसे साउथ इंडिया का किस नाम से जाना था, कुमरी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में 1890 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ केवीके गोज टू। ए क्वेश्चन 2021 AFO 2021 में पूछा जा चुका है। AFO 2021 में द क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ केवीके गोज टू डॉक्टर मिस्टर MS स्वामीनाथन, मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, मंगल राय या डॉक्टर RS परोदा। तो सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जो है, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को क्रेडिट जाता है किसका, केवीके सक्सेस का। द क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ केवीके गोज टू किसे, चंद्रिका प्रसाद। अब जानते हैं केवीके क्या है। केवीके वह संस्था है जो फार्मर्स को लोकल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग या तो जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, फार्म साइंस सेंटर। एजुकेशन कमेटी 1964 एंड 66 recommended to establish agriculture polytechnic, ठीक। Finally, ICAR mooted the idea to establish कृषि विज्ञान केंद्र KVK and Mohan Singh Mehta committee was appointed in 1974 by ICAR to formulate KVK scheme। तो कौन सी कमेटी ने केवीके की रिकमेंडेशन की, तो मोहन सिंह मेहता कमेटी। मोहन सिंह मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र से। फर्स्ट केवीके वाज स्टार्टेड इन पौंडीचेरी इन 1947 अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर विद द एम ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल लिटरेसी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द टीचिंग डिजाइन इज बेस्ड ऑन
philosophy of teaching by doing and learning by doing. The main objective of KVK is to impart training or vocational training at the Kendra center out of the center in the village to the pupil according to their needs about the agriculture and allied subject like animal husbandry, fisheries, horticulture, agriculture, engineering and home science. ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड आउट ऑफ सेंटर. यह क्या है? सेंटर पर भी और आउट ऑफ फार्मर्स के खेत पर जाकर भी फार्मर्स को न्यू टेक्निक्स आई हैं, जो आईसीआर जो साइंटिस्ट न्यू टेक्निक विकसित करते हैं उससे फार्मर्स को केवीके क्या कहता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, इन द इनिशियल 5 year फाइनेंशियल असिस्टेंट वाज गिवन टू केवीके बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. आईएआरआई जो है इनिशियल 5 year में आईएआरआई से फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है एंड फॉर द नेक्स्ट 5 year was availed by IARI and state government or state agriculture university in the 50-50 ratio. 50-50 ratio. There was a plan to finance full assistance by the state government or state agriculture university after the lapse of initial 10 year. At present ICR provide 100% financial assistance. At present में कौन 100% assistance provide करता है? तो ICR. पहले IARI 100%, IARI 5 साल पहले 5 साल IARI ने, फिर नेक्स्ट 5 year IARI और स्टेट गवर्नमेंट ने 50-50 में, फिर फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा 100% दिया 10 year के लिए. और आफ्टर एट प्रेजेंट अभी ICR जो है 100% फाइनेंस स्टेट. देयर वेयर 731 KVK नंबर वाई द ईयर 2000. ये रॉन्ग लिखा है अभी 2022 के अकॉर्डिंग अभी कितने 731 KVK है. एंड द प्लान इज टू एस्टेब्लिश 1 KVK in every district of India. The credit of for the success of KVK goes to Dr. चंद्रिका प्रसाद. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफाइंड एज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously during the part of the life cycle of each succeeding crops planted before harvesting the preceding one. तो ये डेफिनेशन किसकी है? इट इज डिफाइंड एज ग्रोइंग 2 or more, 2 या 2 से अधिक क्रॉप साथ साथ उगाते हैं एक दूसरे के ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच, एक दूसरे के लाइफ साइकिल के बीच. सक्सीडिंग क्रॉप प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रीवियस, जो पहले से लगी हुई थी तो उसके बाद दूसरी जो पहली क्रॉप लगी हुई उसके हार्वेस्टिंग होने से पहले ही हम दूसरी क्रॉप लगा देंगे. ये कौन सी क्रॉप है? जैसे पहली क्रॉप यहाँ लगी हुई है, इसका पीरियड है, हमने यहाँ इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज हो गई, हमने यहाँ पे से प्लांटेड कर दिया दूसरी क्रॉप, इसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पे दूसरी कर दी. तो ये कौन सा सीक्वेंस क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, या सिनर्जेटिक क्रॉपिंग है, या रिले क्रॉपिंग है? नन ऑफ दिस. आप बताइए आंसर क्या होगा इसका? A, B या C या D या E? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा रिले क्रॉपिंग. रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहली क्रॉप के मैच्योर होने से पहले या हार्वेस्टिंग के पहले ही हम दूसरी क्रॉप को प्लांट कर देते हैं. जैसे शुगर केन में करते हैं, शुगर केन रेडी होने से पहले ही हम गन्ने को लगा देते हैं. नहीं आलू बो देते हैं, गन्ना तो शुगर केन ही होता है ना. तो शुगर केन की हार्वेस्टिंग से पहले हम उसमें क्या लगा देते हैं? आलू लगा देते हैं. तो इससे क्या होगा? ये इसकी हार्वेस्टिंग होगी, ये थोड़ा बढ़ेगी जब तक ये इमर्ज होगी, जब तक ये मतलब कि इसका जर्मिनेशन होगा तब तक ये इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी. तो पहली इसकी हार्वेस्टिंग और दूसरी क्रॉप में लगा दी. ठीक, तो रिले क्रॉपिंग its concept has been derived from relay race in which 4 runners run in the field having flag in their hand. The first runner passes on its flag to the succeeding partner and the second to third and third to fourth runner. Relay cropping can be defined as a
growing 2 or more crops simultaneously during the part of the life cycle of each succeeding crop planted before harvesting the preceding crop. Generally, 2 crop is planted after the first crop has reached its reproductive stage of growth, but before it is ready for harvest. जैसे potato is planted before the harvesting of maize and radish is sown before harvesting of potato. Para, Bihar and West Bengal or Otera MP cropping may be example of relay cropping. Para or Otera cropping means sowing of lathyrus or lentil generally persists before the harvesting of rice in lowland area. Planting of nursery crop may also be an example of relay cropping. Relay cropping is also called overlapping cropping. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला है सीक्वेंस क्रॉपिंग. सीक्वेंस का मतलब है सीक्वेंस में क्या हुआ, पहली क्रॉप हार्वेस्ट हुई, उसके तुरंत बाद हमने दूसरी लगाई, दूसरी हार्वेस्ट हुई तो उसके तुरंत तीसरी लगा, तीसरी हार्वेस्ट हुई उसके तुरंत बाद चौथी क्रॉप लगाई. तो इसे क्या, सीक्वेंस. ग्रोइंग 2 or more crops in sequence on the same field in a farming year, the succeeding crop is planted after the preceding crop has been harvested. Crop intensification is only in time dimension. There is no intercrop competition. इनके बीच क्या नहीं होता, कोई भी इंटरक्रॉप कंपटीशन नहीं होता. डुअल, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल क्रॉपिंग, ये तो हम क्रॉप की ड्यूरेशन के हिसाब से ग्रो करते हैं. ग्रोइंग 2, 3 and 4 crop respectively on the same land in a year in a sequence. जैसे डुअल क्रॉपिंग राइस कॉटन, ट्रिपल क्रॉपिंग राइस पल्सेस, क्वाड्रुपल क्रॉपिंग टोमेटो, रिच गार्ड, अमरैंथस एंड ग्रीन एंड बेबी कॉर्न. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अगला कॉन्सेप्ट है रेटून क्रॉपिंग. जैसे आपको पीछे दिख रहे होंगे रेटून, क्या होता है कि शुगर केन की हार्वेस्टिंग के बाद जो उसका स्टबल बच जाता है उससे हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेटूनिंग कहते हैं. रेटूनिंग, ये देखो पीछे स्टबल दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेटून है. द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ आफ्टर हार्वेस्ट मीन्स ग्रोइंग ऑफ सेकेंड क्रॉप फ्रॉम फर्स्ट क्रॉप रिमेनिंग प्लांट पार्ट ऑफ क्रॉप विच लीव इन द फील्ड. एग्जाम्पल शुगर केन एंड सोरगम फॉर फॉर. तो जैसे शुगर केन का स्टबल बच गया, उसका जो कटिंग है, उसकी जो रूट्स हैं वो तो मिट्टी के अंदर ही है ना, तो उससे हम 1 से 2 क्रॉप जनरली रिकमेंड किया जाता है कि 1 to 2 रेटूनिंग क्रॉप लेनी चाहिए शुगर केन की. नेक्स्ट चलते हैं. मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously with no distinct row arrangement, also referred to as mixed cropping. Example sorghum, pearl millet and cowpea are mixed and broadcasted in rainfed condition. रेनफेड कंडीशन जहाँ पर बारिश, रेनफेड का एरिया कौन कहलाता है, जहाँ पर बारिश अनियमित तौर पर होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है. इसमें हम क्या, 2 या 2 से अधिक क्रॉपों को फसलों को साथ साथ उगाते हैं. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे. मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अभी वर्ल्ड मिल्क डे गया है. ये जून के मंथ में ही मनाया जाता है. तो बताइए कब मनाया जाता है, 2 जून को, 15 अक्टूबर को, या 5 जून को, या 1 जून को, या 5 दिसंबर को. तो बात करें वर्ल्ड मिल्क डे की, तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, तो WTO फाउंडेशन डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड फर्स्ट डे 10 फरवरी को. नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को. इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को. वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च. वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल. पंचायत राज डे 24
अप्रैल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल एंड वर्ल्ड वेटरनरी डे लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे लर्न कर सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीरो टिलेज सक्सेसफुल ड्यू टू। जीरो टिलेज क्यों सक्सेसफुल है? जीरो टिलेज में क्या होता है कि जो सीड होता है बिना सॉइल को कोई भी मैनिपुलेट किए हुए सीधा सॉइल में सीड को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारा रेसिड्यू जो स्टबल होगा वो भी तो होगा क्रॉप का, और बहुत सारे बीड्स भी होंगे। तो क्या यूज करेंगे जिससे ये जीरो टिलेज सक्सेसफुल हो जाएगा? इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड को, या हर्बिसाइड, या फर्टिलाइजर, या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? जो बीड्स हैं उनको कम करने के लिए क्या करते हैं? टिलेज करते हैं। टिलेज से क्या होता है? जड़ों उखड़ जाती है, इससे वो सूख जाते हैं, और हालांकि कुछ हद तक बीड कंट्रोल हो जाते हैं टिलेज से। लेकिन जीरो टिलेज में बिल्कुल भी मिनिमम टिलेज की जाती है, जीरो। ओनली सीड को प्राइमरी टिलेज को टोटली अवॉइड किया जाता है। ओनली सेकेंडरी या फिर ओनली सीड इंसर्ट किया जाता है, कट लगा के सीड को इंसर्ट किया जाता है। तो हम इसकी सक्सेसफुल के लिए किस कारण से हुआ? हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो हर्बिसाइड बहुत यूजफुल होगा किसके लिए? जीरो टिलेज सक्सेसफुल के लिए, क्योंकि हर्बिसाइड को हटाने के लिए हम टिलेज करते हैं, या टिलेज तो हम बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं, चाहे एरिएशन बढ़ाने के लिए। लेकिन जहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जीरो टिलेज का यही है कि नमी को सुरक्षित रखें। लेकिन जहाँ पर बारिश अधिक होती है तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर टिलेज जनरली अधिक कर सकते हैं, प्राइमरी टिलेज कर सकते हैं। लेकिन जीरो टिलेज के सक्सेसफुल के लिए हर्बिसाइड है, क्योंकि बीड्स को कंट्रोल कौन करेगा? हर्बिसाइड। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट डायरेक्शन इज नोन एज। प्लांट का लाइट की डायरेक्शन में जो रिस्पॉन्स होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपेज, फोटो पीरियोडेज, फोटो सेंसिटिव, फोटो एक्टिविटी, एंड नन ऑफ दीज। फोटोट्रॉपेज, ये तो बताइए, आप भी बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर है फोटोट्रॉपेज। फोटोट्रॉपेज क्या होता है कि जैसे आप लोग बात करें सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर सूर्य जहाँ सूर्य जाता है उसी ओर उसका मुड़ता जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपेज। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट डायरेक्शन इज नोन एज फोटोट्रॉपेज। नेक्स्ट है फोटो पीरियोडेज। लाइट का जो जितना पीरियड्स होता है उसे क्या कहते हैं? फोटो पीरियड। फोटो यानी लाइट, पीरियड यानी कि जो लेंथ होती है। जैसे यहाँ पर दिन की शुरुआत हुई, लाइट शुरुआत हुई यहाँ पर, ये तो क्या है? पीरियड है। फोटो सेंसिटिव, फोटो की सेंसिटिविटी जो है, और मतलब लाइट से जो सेंसिटिविटी होती है उसे क्या है? फोटो सेंसिटिव। जैसे शॉर्ट डे प्लांट हुआ, लॉन्ग डे प्लांट हुआ, तो ये क्या है? फोटो लाइटली क्या है? सेंसिटिव। फोटो मीन्स लाइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इज नोन एज। जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है उसे क्रॉप के द्वारा रिक्वायर्ड होता है उसे क्या जानते हैं? ड्यूटी ऑफ वाटर, डेल्टा ऑफ वाटर, वाटर लॉजिंग, या वाटर रिक्वायरमेंट, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर की बताएंगे आप, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा डेल्टा ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं? डेल्टा ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन से आपको हेल्प हो तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जो बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट कुछ वीक्स के बाद हम प्री का भी कुछ टेस्ट आपको देंगे, जिसमें पूरा PDF के रूप में देंगे। ऑनलाइन तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम ओनली अभी यूट्यूब पर ही हैं, वेबसाइट नहीं है, ना ही ऐप्स है। तो हम आपको ऐसे ही, आप उसको प्रिंट करके ही ऑफलाइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।